किसने सोचा था जिन क्यूआर कोड के जरिए आज हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, भविष्य में वैसा ही क्यूआर कोड दिखाकर इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन उस समय में ऐसे क्यूआर कोड को पाने के लिए इंसान किसी की जान लेने से पहले भी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि किसी वजह से दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और हवा में ऑक्सीजन है ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले जब धरती पर सब सही चल रहा था तो अचानक एक दिन एक बहुत ही बड़ा मीटियोर धरती से टकरा गया, जिसने धरती के पूरे वातावरण को तहस नहस कर दिया। और इसके बाद जो लोग मीटियोर के कहर से बच गए, उनका हाल ऐसे हो गया जैसे E27 पेट्रोल के बाद आजकल की गाड़ियों का इंजन का हो गया है। उस समय एक कंपनी ने एक सोसाइटी बनाई जिसे पूरी तरह से ढक दिया गया और दुनिया भर की सारी ऑक्सीजन वहां भर दी गई। वहां रहने वाले सभी लोगों के हाथों पे एक क्यूआर कोड बनाया जाता था, जो एक तरह से उनका आधार कार्ड था, जिससे पता चलता था कि वो लोग लीगली सोसाइटी में रह रहे हैं। मगर सोसाइटी में उन्हीं लोगों को रखा गया था जिनके पास अपार संपत्ति थी, और वो लोग वहाँ बिना किसी दिक्कत के ऐसे रह रहे थे जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाने से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अब उनके अलावा जिंदा बचे लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें से एक हिस्से में अमीर लोगों के लिए काम करने वाले मजदूरों को रखा गया, जिनको क्यूआर कोड बस इसी शर्त पे मिलता था कि वो पूरी जिंदगी अमीर लोगों का काम करेंगे, जिसके बदले में उन लोगों को ऑक्सीजन दी जाएगी और उनके रहने का इंतजाम सोसाइटी के ही नीचे एक सबवे टाइप एरिया में करा गया था। खैर, अब दूसरे हिस्से में ऐसे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में स्पेस न होने के कारण कोई क्यूआर कोड नहीं दिया गया और बेहद गरीबी के कारण उन्हें सोसाइटी के एकदम बाहरी हिस्से में रहकर जैसे तैसे जीवन काटना पड़ता था। सबसे बुरी चीज तो ये थी कि अगर उनमें से कोई चुपके से सोसाइटी एरिया में आ भी जाता तो पकड़े जाने पर या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती या फिर मौके पर ही जान से मार दिया जाता था और उन लोगों को रेफ्यूजीज कहा जाता था। पर उनमें से कुछ सोसाइटी से बाहर ही रहकर हंटर्स बन चुके थे, जो सोसाइटी से आने जाने वाले ट्रक्स को लूट कर अपने लिए जरूरत की चीजों को इकट्ठा करते थे। दरअसल उन ट्रक्स से सोसाइटी के लोगों के लिए खाने पीने और जरूरत की चीजों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर घर तक पैकेज के रूप में भेजे जाते थे और उन्हें लूटना भी काफी खतरे का काम था, क्योंकि हंटर से पैकेज को बचाने के लिए ट्रक के ड्राइवर्स खतरनाक ब्लैक नाइट्स होते थे, जिन्हें रेफ्यूजीज में से एक खतरनाक टेस्ट के जरिए चुना जाता था और बाद में हर सिचुएशन में अपने पैकेज को बचाकर उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। खैर, अभी जब मिन नाम का ब्लैक नाइट एक बूढ़े आदमी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर वापस आ रहा था, तभी वो रास्ते में कुछ हंटर्स को देखता है जो एक दूसरे ब्लैक नाइट का हाथ काट कर उसके क्यूआर कोड को लेना चाहते थे। ये देखकर मिन सभी हंटर्स को जाके बुरी तरह मारता है और मिन असल में सभी ब्लैक नाइट में सबसे खतरनाक ब्लैक नाइट था, जिससे आज तक कभी कोई नहीं जीत पाया था। इधर पास में ही वॉल नाम का एक रेफ्यूजी अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद था, जो कुछ हंटर्स को देखकर उनसे लड़ाई करने पहुंच जाता है, क्योंकि वॉल खुद कैसे भी ब्लैक नाइट बनना चाहता था। हालांकि वॉल लड़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर वो उन सभी हंटर्स को बुरी तरह मारता है और उनके पास मौजूद मास्क और ऑक्सीजन लूट कर अपने दोस्तों में बांट देता है। जिसके बाद वॉल चुपके से सोसाइटी के अंदर गया, जहाँ वो कुछ सोल्जर्स को एक रेफ्यूजी बच्चे को ले जाते हुए देखता है, जिसे सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घर में रखा हुआ था, जबकि ऐसा करना लीगल था। खैर, उन सोल्जर्स के जाने के बाद वॉल उस गली में मौजूद एक डस्टबिन में जाके घुस गया, जहाँ से वो एक घर में पहुंच जाता है, क्योंकि वो डस्टबिन असल में खुफिया रास्ता था, लेकिन वो घर जंग नाम की एक आर्मी मेजर का था, जो वॉल को देखते ही उस पर बंदूक तान देती है और बाद में उसे घर के अंदर ले जाके अपनी बहन सियोल के सामने मुर्गा बनने को कहती है। असल में जंग ने वॉल पर रहम करके उसे भी छुपा कर अपने घर में रखा हुआ था और वो वॉल के बार बार चुपकर बाहर जाने के कारण दुखी हो चुकी थी, क्योंकि वॉल के ऐसा करने से जंग और सियोल भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। इसीलिए अब सजा के तौर पर वो वॉल का 15 दिनों तक घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। अब वैसे जंग ने पूरी कोशिश करी थी कि वो वॉल को भी सोसाइटी की नागरिकता दिलवा दे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। खैर, अभी वॉल की हालत देखकर सियोल काफी हंसती है और जंग वॉल को सजा पे सजा देती रहती है। वहीं लाइट लोगों की जगह पर सोसाइटी की प्रेसिडेंट किम से बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही थी और वो चाहती थी कि किम एक और सोसाइटी बनाए ताकि बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सके। असल में वो कंपनी किम की थी जिसने ये सोसाइटी बनाकर लोगों को बचाया था और किम काफी अच्छा इंसान था, जो किसी तरह से रेफ्यूजीज को भी सोसाइटी में जगह देना चाहता था। इसलिए प्रेसिडेंट का ये टास्क उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। मगर किम बूढ़ा होने के कारण ये काम प्रेसिडेंट के सामने ही अपने बेटे रियू को सौंप देता है, जिससे प्रेसिडेंट को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अभी प्रेसिडेंट के वहां से जाने के बाद रियू किम से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट का तख्ता पलट करके खुद सारे डिसीजंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी वजह से बनी है। पर ये बात सुन के किम भड़क गया था, क्योंकि वो सच में एक अच्छा इंसान था और उसके हिसाब से देश हो या फिर सोसाइटी, उसके फैसले लेने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए था। तब किम की बातें सुनकर रियू शांत हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से अपने पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट था। पर मन ही मन वो किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जिसमें वो अपने पिता को रास्ते से हटाकर अपनी मन मर्जी से काम कर सके। खैर, जैसे कि रेफ्यूजीज की हालत उनके एरिया में काफी खराब रहती
थी जहाँ उनके पास खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसलिए रात में चुपके से कुछ सामान को लेकर मिन वहाँ जाता है जहाँ एक लड़की को ऑक्सीजन देके वो उसकी मदद करता है और बाद में अपने लाए हुए सामान को बाकी रिफ्यूजीज में भी बराबर तरह से बांट देता है। मिन की इस आदत के कारण वहाँ के लोग उसे काफी पसंद करा करते थे और मिन भी पहले खुद रिफ्यूजी होने के कारण उनके दर्द को समझता था। इसीलिए उसने और उसके बाकी ब्लैक नाइट साथियों ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ था ताकि वो रिफ्यूजीज पे आने वाली मुसीबत को सॉल्व कर सके। अब इसके बाद मिन वापस अपने काम पे यानी पैकेज डिलीवरी करने चला जाता है और इस बार उसे जंग के घर में जाके वहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करने का काम मिला था। तब मिन वहाँ जाने लगता है मगर वो नहीं जानता था कि उसके पीछे काफी सारे हंटर्स उसे लूटने के इरादे से आ रहे हैं। वहीं उस समय जंग अपने काम पे गई हुई थी और घर में सियोल थी जिसने वॉल को दूसरे कमरे में छुपा दिया था। अभी मिन के उसके घर के बाहर आने पर सियोल गेट खोल देती है और मिन नॉर्मली सिलेंडर चेंज करके वहाँ से निकल गया मगर उसके जाने के कुछ सेकंड्स बाद ही सियोल को वापस से डोरबेल सुनाई दी जिसे सुनकर सियोल को लगा कि शायद मिन किसी कारण से बाहर आया है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे वापस से दरवाजा खोल देती है लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरवाजा खोलते ही कुछ हंटर्स अंदर आके सियोल को पकड़ लेते हैं और उसे एक जहरीले इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि सियोल को जान से मारकर वो घर का सारा सामान लूट सके। अभी सियोल उन्हें धक्का देकर दूर करती है और सियोल की चिल्लाने की आवाज सुनकर वॉल को पता चल गया था कि बाहर कोई मुसीबत है। इसलिए वो भी हॉल में जाने के लिए दरवाजे पे जोर जोर से लात मारने लग गया था। इससे उन हंटर्स को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और वो दरवाजे की तरफ काफी गोलियां चलाते हैं लेकिन अगले ही पल वॉल दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है और कुछ हंटर्स को जान से मार देता है जिसके बाद बाकी हंटर्स उस पर गोलियां चलाने लग गए थे जो देखकर वॉल गोलीबारी के बीच से सियोल को लेकर साइड में चला गया और अभी वॉल जानता था कि इतने हंटर से वो अकेला नहीं लड़ सकता मगर उसे किसी भी हाल में अपनी सबसे प्यारी बहन सियोल की जान बचानी थी। लेकिन सियोल तो अब कुछ बोल ही नहीं रही जो देखकर वॉल को एहसास हुआ कि भागते समय सियोल को एक गोली लग गई थी जिससे उसकी मौत हो चुकी है। इधर अब तक मिन बाहर ज्यादा दूर नहीं गया था। अभी जब उसे जंग के घर से अजीब आवाजें आती हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। वहीं सियोल की मौत से वॉल पूरी तरह टूट चुका था लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक हंटर पीछे से वॉल के सर में भी गोली तार देता है और अब मिन के अंदर आने पर वो एक हंटर को जान से मार देता है पर कुछ अब भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अभी मारे हुए हंटर्स की स्लीव्स ऊपर करने पर मिन को एक ट्रायंगल टैटू दिखाई दिया जो एक काफी खतरनाक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टैटू था जिसका मतलब वो हंटर्स नहीं इंसान थे और सियोल के घर में लूटपाट के इरादे से नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से आए थे। लेकिन इस पे ध्यान न देकर मिन जब सियोल को देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो इस बारे में बाकियों को खबर करने ही वाला था कि तभी उसे पास पड़े वॉल के शरीर में हरकत दिखाई देती है। इसका मतलब सर पे गोली लगने के बाद भी वॉल जिंदा है लेकिन कैसे? खैर मिन वॉल को जानता तो नहीं था लेकिन इंसानियत के नाते वो जख्मी वॉल को अपनी गाड़ी से जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद जंग को भी अपने घर में हुए हत्याकांड के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से अपने घर में आ जाती है जहाँ सियोल की लाश को देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और किसी भी हाल में सियोल के कातिलों का बदला लेना चाहती थी। वहीं वॉल को भी रिफ्यूजीज के बनाए छोटे से हॉस्पिटल में होश आया और वो चिल्ला चिल्लाकर सियोल को बचाने की बात करने लगा। तब उसको कंट्रोल करने के लिए मिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद उसके बेहोश होने के बाद डॉक्टर मिन के पास आके उसे हैरानी से वो बुलेट दिखाता है जो वॉल के शरीर में थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वॉल के स्कल से टकराकर बुलेट चपटी हो गई थी। ये सुनते ही मिन डॉक्टर से इस बात को किसी और को ना बताने को कहकर वॉल के पास जाता है जहां उसे वॉल के पैर में कट लगा दिखाई दिया जिसके अंदर से वॉल का मेटल का स्केलेटन चमक रहा था। इसका मतलब वॉल कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है जिनके बारे में अब तक मिन ने बस किस्से कहानियों में सुना था और कहीं मिन को पकड़ने के लिए ही तो जंग के घर पे हमला नहीं हुआ था। मिन के दिमाग में बस यही सवाल चल रहे थे। इधर जंग अभी वॉल के लिए भी काफी परेशान थी इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पहले तो वॉल के दोस्तों के ग्रैंडपा के घर जाती है जहाँ वॉल अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता रहता था। मगर जब जंग को वॉल वहाँ नहीं मिला तो वो मिन को अपने ऑफिस में बुलाकर अपने घर में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने लगती है जिस दौरान ही बातों बातों में मिन से वॉल के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही थी। मगर मिन को रेफ्यूजीज के मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं था इसलिए वो जंग को वॉल के बारे में कुछ नहीं बताता और बस इतना कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस हमले के पीछे उन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वालों का हाथ है जो इतने समय से रेफ्यूजीज और कभी कभी सोसाइटी के टीनेज बच्चों को गायब कर रहे थे और अब तक उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इतना बोलकर मिन काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। अब अपने साथियों से बात करके मिन को पता चला कि गायब होने वाले सभी बच्चे लगभग वॉल की उम्र के ही थे। अब पहले तो मिन को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बच्चे आखिरकार गायब क्यों हो रहे हैं लेकिन वॉल को देखने के बाद मिन श्योर हो चुका था कि कोई न कोई इंसान जरूर है जो वॉल को ढूंढने के लिए ही ये सारे काम कर रहा है। अब वैसे वॉल को किडनैप करवाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि खुद रियो कर रहा था क्योंकि असल में उसे जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में उसके पिता किम को भी नहीं पता। कुछ साल पहले लोगों के बीच
में एक म्यूटेंट बच्चे के पैदा होने की बात काफी मशहूर हुई थी और अभी रियो उसी बच्चे को ढूंढना चाहता था ताकि उसके ब्लड से अपनी बीमारी को सही कर सके और हो सकता था कि उसी ब्लड से उसे इमोर्टैलिटी यानी अमरता भी मिल जाए। इसके लिए उसने काफी सारे रिफ्यूजीज के बच्चों को किडनैप करवाया हुआ था और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को किडनैप कर रही थी वो भी रियो की ही थी। जब तक उसे वॉल की सच्चाई के बारे में पता नहीं चल रहा था तब तक वो जिंदा रहने के लिए उन्हीं बच्चों का ब्लड हर हफ्ते अपनी बॉडी में चढ़ाता था। अभी म्यूटेंट को जल्दी ढूंढने के लिए रियो अपने असिस्टेंट से रेफ्यूजी कैंप में जाके अनाउंस करने को कहता है कि उन्हें नई सोसाइटी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत है और जो भी उनकी मदद करेगा उसे 1 साल का खाना और ऑक्सीजन दी जाएगी। साथ ही बाद में ऐसे लोगों को भी चुना जाएगा जो पुरानी सोसाइटीज के खाली घरों में रह सकते हैं। रियो का असिस्टेंट भी ऐसा ही करता है, पर जैसे ही इस बारे में मिन को पता चला तो वो समझ जाता है कि ये सब बस एक धोखा है। असल में मिन इतने समय से सोसाइटी में काम करने के कारण जानता था कि रियो को रिफ्यूजी से सख्त नफरत है और वो किसी रिफ्यूजी के भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए मिन अपने एक रिफ्यूजी साथी मसैटो को रिफ्यूजीज का यूनियन लीडर बनकर जाने को कहता है, जिसका काम कंस्ट्रक्शन को जितना हो सके उतना डिले करवाना था। इस पर मसैटो भी मान जाता है। इधर जंग अभी भी वॉल को लेकर काफी परेशान थी। वो उस समय को याद करती है जब उसे वॉल मिला था। दरअसल उस समय जंग और उसके साथियों को कुछ रिफ्यूजीज को जान से मारने को भेजा गया था जो रियो की कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान जंग के साथी सभी लोगों को जान से मार देते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग के मलबे में जंग को वॉल घायल हालात में दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था। तब जंग उसे जान से ना मारकर किसी तरह अपने साथियों को उस एरिया से दूर ले जाती है और बाद में वॉल को अपने साथ अपने घर में ले आई। यही सब याद करते हुए जब जंग अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ उसे वॉल दिखाई दिया जो मिन के पास से भागकर किसी तरह घर में वापस आके सियोल को याद कर रहा था। उसे सच में सियोल की मौत का काफी दुख था, इसलिए वो जंग से माफी भी मांगता है कि वो सियोल की जान को नहीं बचा पाया। तब जंग उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अभी ये जगह तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है, इसलिए कुछ समय तुम्हें अपने दोस्तों के ग्रैंडपा के घर पे रहना चाहिए। वॉल भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए वो बहुत इमोशनल होके जंग के पास से चला गया, लेकिन सियोल की मौत उसे खाए जा रही थी। इसलिए खुद को सजा देने के लिए वो कुछ हंटर्स के पास जाके उनसे कहता है कि तुम मुझे जितना चाहे उतना मार सकते हो। ये सुनकर वो हंटर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ वॉल के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने हंटर्स के ऊपर हमला कर दिया था। अभी वॉल उन लोगों को वहाँ से जाने को बोल ही रहा था कि तभी एक हंटर उसके सर पर बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जब मिन अपना काम कर रहा था तभी मिन को एक लोकेशन के सिग्नल मिले और वो अपने साथियों के साथ वहाँ जाने लगा। असल में बच्चों को किडनैप होता हुआ देखकर मिन ने एक टीनेज बच्ची को ट्रैक कर दिया था ताकि उसके किडनैप होने पर मिन उसे ट्रैक करके उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बेस तक पहुंच सके और आज वो लड़की किडनैप हो गई थी। मिन अभी उस बेस पे पहुंचकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है और अंदर उसे काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं जो अभी भी जिंदा थे, जिनका ब्लड निकाला जा रहा था। ये देखकर मिन जल्दी से उन सब बच्चों को रेस्क्यू करता है और जल्दी ही ये खबर सोसाइटी के लोगों को भी पता चल जाती है। अब इस खबर के बाद 57 नाम का एक ब्लैक नाइट रियो के पास आता है जो असल में काफी समय से रियो के लिए बच्चों को किडनैप करने का काम कर रहा था और रियो ने उससे कहा हुआ था कि वो बस बेहतर कल के लिए बच्चों पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। मगर रियो की सच्चाई पता चलने के बाद अब वो रियो के लिए काम नहीं करना चाहता था। इस पर रियो उसे लालच देता है कि अगर तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर देते हो तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और अमीरों के लिए जो नई सोसाइटी बन रही है तुम वहाँ भी रह पाओगे। अब 57 इस काम को करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए पैसे की वजह से नहीं बल्कि रियो के डर के कारण माना था, क्योंकि रियो किसी भी वक्त किसी भी कोने से उसकी जान ले सकता था। मगर कैसे, इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चलेगा। अब 57 के वहाँ से जाने के बाद रियो अपने पिता किम के पास जाता है, जहाँ किम उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं बच्चों को गायब करने के पीछे रियो का हाथ ही तो नहीं है। इस पर रियो मना कर देता है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आगे जब मिन अपने काम को खत्म करने के लिए उस जगह पर वापस जाता है जहाँ उसने वॉल को रखा था तो उसे पता चला कि वॉल वहाँ से भाग चुका है। इससे मिन परेशान होकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गया था। वही वॉल असल में अपने दोस्तों के ग्रैंडपा के घर में ही था जो उन हंटर्स को मारकर वॉल को अपने घर ले आए थे, लेकिन तब से वॉल को होश नहीं आया था। इसके कुछ दिन बाद जाके वॉल होश में आया, जो देखकर ग्रैंडपा उसके पास आके उसे समझाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। ग्रैंडपा वॉल को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉल अब भी सियोल की मौत से काफी दुखी था। अभी मिन को भी पता चल जाता है कि वॉल ग्रैंडपा के पास है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाता है और उन्हें वॉल के सर में लगी बुलेट दिखाते हुए बताता है कि वॉल एक म्यूटेंट है। ये सुनकर ग्रैंडपा ज्यादा हैरान नहीं होते और बताते हैं कि वॉल के पिता एक रेडियो एक्टिव माइन में काम करा करते थे, जिसके कारण ही वॉल के पैदा होने पर वो एक म्यूटेंट बना होगा। खैर अब जैसा कि मिन को बच्चों के किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में पता नहीं चला था, इसलिए
वो ग्रैंडपा को भी वॉल की एज के बच्चों के गायब होने के बारे में बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वॉल को अपने साथ लेके जाने दे ताकि वॉल भी सेफ रहे और वॉल की वजह से ग्रैंडपा और बाकी बच्चे भी खतरे में ना आए। लेकिन ग्रैंडपा अभी मिन को वॉल से मिलने से भी मना कर देते हैं क्योंकि वॉल सियोल की मौत से गहरे सदमे में था और ऐसे में उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। ग्रैंडपा की रिस्पेक्ट करने के कारण मिन भी अब चुपचाप वहाँ से अपने बेस में वापस आने लगता है। उस दौरान अपने ट्रक की पार्किंग करते हुए उसे 57 के ट्रक के लोडर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया जो सच में अजीब था। और अभी जब मिन उधर जाता है तो उसे पता चला कि 57 खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर मिन तुरंत उसकी जान बचाता है और तब 57 उसे बता देता है कि मैं ही बच्चों को किडनैप करने में एक इंसान की मदद कर रहा था, मगर मुझे उन बच्चों की जान जाने का काफी पछतावा है जो मारे गए हैं। ये सुनकर मिन तो हैरान होकर उससे उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन नाम बताने से पहले ही 57 की मौत हो जाती है और मिन को पता चलता है कि 57 की गर्दन के पीछे एक बॉम्ब चिप लगी हुई थी जिसे ही एक्टिवेट करके उसकी जान ली गई है। असल में रियो को 57 पर नजर रखकर समझ आ गया था कि अब 57 उसकी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए कोइंसिडेंटली उसने अपना नाम रिवील होने से पहले ही 57 को जान से मार दिया। खैर अब जैसा कि एक नाइट की वैकेंसी खाली हो गई थी तो रियो अपने असिस्टेंट से नाइट के चुनाव के लिए एक कंपटीशन अनाउंस करने को कहता है जिसमें इस बार रिफ्यूजीज और वर्कर की सोसाइटी वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। रियो को उम्मीद थी कि इस बार ब्लैक नाइट की वैकेंसी को पाने वाला इंसान पक्का म्यूटेंट ही होगा। तब रिफ्यूजीज वाले एरिया में भी काफी सारे पैम्पलेट बांटे जाते हैं जिनमें से एक पैम्पलेट को लेके वॉल का दोस्त उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ तो तुम अपने ब्लैक नाइट बनने के सपने को पूरा कर सकते हो, जिससे तुम काफी लोगों की जान बचा पाओगे और सियोल के कातिलों को ढूंढकर उनसे भी बदला ले पाओगे। ये सुनकर वॉल खुशी से सीधा कहीं पर जाने लगा और मिन के चलते हुए ट्रक के सामने आके खड़ा हो गया। उस दौरान मिन भी समझ गया था कि वॉल ब्लैक नाइट बनना चाहता है, इसके लिए मिन उसकी हिम्मत को भी चेक करना चाहता था, इसलिए वो अपने ट्रक की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है जिससे ट्रक जल्द ही वॉल से टकरा जाता। लेकिन इसके बावजूद वॉल ट्रक के सामने से नहीं हटता और ट्रक के पास आने पर जमीन पे लेट जाता है जिससे ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया था, पर वॉल को कुछ नहीं हुआ। अब मिन के नीचे आने पर वॉल उससे रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैक नाइट की कंपटीशन के लिए तुम मुझे ट्रेनिंग दो। इसके लिए मिन तो मान गया था, लेकिन वो वॉल के माइंड को भी चेक करना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने सीक्रेट बेस के कोऑर्डिनेट्स लिख कर देते हुए वॉल से उस जगह आने को कहता है, जिसके बाद वो वॉल के पास से चला जाता है। तब रास्ते में जाते हुए मिन उस समय को सोचने लग गया था जब वो खुद एक रेफ्यूजी था। उस वक्त वो खुद भी उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में ही शामिल था जिस दौरान हमला होने पर उसने काफी सारे सोल्जर्स को जान से मारा और तभी एक बच्चे की जान बचाने के लिए मिन उसे एक बंदूक दे के छुपने को कहता है और वापस सोल्जर से लड़ाई करने लग गया, पर कुछ सोल्जर उसे भी शूट कर देते हैं, जिसके बाद सभी रेफ्यूजीज की डेड बॉडी को सोल्जर्स ने उठाकर एक जगह पर फेंक दिया था जहां वो उनको जलाने वाले थे। उन्हीं लोगों के बीच में मिन भी था जिसकी जान किस्मत से बच गई थी। तभी वो लाशों के बीच में से उसी बच्चे को भी मरा हुआ देखता है जिसकी जान बचाने के लिए मिन ने उसे बंदूक दी थी, जो बंदूक अभी भी उस बच्चे के पास ही थी। खैर उसकी लाश देखकर मिन को काफी बुरा लगा और वो अपनी जान बचाने के लिए बंदूक लेके सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है और ग्रैंडपा के पास जाता है क्योंकि उस समय वो खुद भी ग्रैंडपा के पास ही रहा करता था। वहीं जाके मिन ने फैसला कर लिया था कि वो खुद एक ब्लैक नाइट बन के लोगों की मदद करेगा। खैर अभी अपने साथियों के पास जाके मिन उन्हें बता देता है कि बच्चों को किडनैप इसी वजह से करा जा रहा था क्योंकि कोई उनके जरिए म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। म्यूटेंट के बारे में सुनकर मिन के साथी तो हैरान हो गए थे, पर मिन तब उन्हें वॉल के बारे में बताता है जिससे बाकी सबको भी भरोसा हो गया था कि ये सारी किडनैपिंग सच में वॉल को ढूंढने के लिए ही हो रही थी। वहीं जंग को बच्चों के गायब होने में मिन का हाथ लग रहा था, इसलिए वो मिन की मीटिंग के टाइम पर उसके अड्डे पर रेड मारने के बारे में सोचती है, जिसके पहले ही मिन को इस बारे में पता चल जाता है और जंग के वहाँ पर आने से पहले ही मिन अपने साथियों को ऐसे सेट कर देता है जिससे जंग को लगता है कि वो लोग बस वहाँ बेस ट्रेनिंग कर रहे हो। अब जंग मिन से उसी इंसिडेंट के बारे में वापस बात करना चाहती थी, इस पर मिन मान जाता है और वैसे मिन को अब जंग के ऊपर भी भरोसा हो चुका था, इसलिए वो जंग को भी अपने सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बना लेता है और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टैटू दिखाते हुए बताता है कि 57 मेरे ही सामने मरा था और अंदर के लोग भी बच्चों की किडनैपिंग में शामिल हैं। ये सुनकर जंग भी काफी हैरान होती है। अब इसके अगले दिन वॉल जाके कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उस दौरान उसके दो दोस्त भी रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते थे, लेकिन उनको कमजोर होने के कारण वो रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट नहीं होते, पर वॉल सेलेक्ट हो चुका था। इसके बाद वो मिन के सीक्रेट बेस पे जाता है जहाँ मिन उसकी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है। अब ब्लैक नाइट बनने के लिए वॉल को 3 खतरनाक राउंड जीतने की जरूरत थी, जिनमें पार्टिसिपेट तो काफी लोग करने वाले थे, लेकिन जीतता बस एक। वॉल अभी कंपटीशन के लिए काफी कमजोर था और मिन उसे लड़ाई में हराने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। इसके बाद मिन वॉल को एक बॉल मशीन के सामने खड़ा करके बॉल शूट होने पर बॉल को हिट करने को कहता है, लेकिन वॉल से ये नहीं हो रहा था। तब मिन का साथी उसको ऐसा करके दिखाता है और धीरे धीरे वॉल की ट्रेनिंग अच्छी होने लगती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब वॉल का पहला राउंड होने
वाला था। उस राउंड में काफी सारे लोगों को एक कमरे में बंद करके लड़ाई करने को कहा जाता है और आखिरी में जो खड़ा रहता वही इस राउंड को जीतता। अब जिस रूम में उन्हें रखा गया था उसमें माहौल थोड़ा टेंस करने के लिए धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम करी जा रही थी। फिलहाल सभी लोगों ने लड़ना चालू कर दिया था, जिस दौरान मिन की दी गई ट्रेनिंग वॉल के काफी काम आ रही थी और वॉल बहुत लोगों को पेल चुका था। जब बाकी लोग उसे इतना आसानी से सबको हराते हुए देखते हैं तो कुछ लोग एक साथ पहले वॉल को हराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वॉल बड़े आराम से उन सभी को भी पेल देता है और अब बस 5% ऑक्सीजन बची थी और रूम में वॉल के अलावा एक ही बंदा था। शुरू में तो वो आदमी वॉल के ऊपर भारी पड़ रहा था जिससे वॉल बेहोश होने वाला था, पर तभी उसे सियोल के बारे में याद आया और वो गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह से मारकर पहले राउंड को जीत जाता है। इस राउंड में वॉल को मिलाकर 8 लोग जीते थे, जिनमें से बाकी सब दूसरे कमरों में सेम कंडीशंस के साथ लड़ रहे थे। अब रात में मिन को मैसेटो से 30,000 रिफ्यूजी वर्कर्स के बारे में पता चला, जिनसे काम करवाने के बाद उन्हें मारने के लिए भेजा जा रहा था, पर उन्हें मारने का काम भी मिन के साथी को मिला था। इसलिए मिन पहले तो अपने साथी के पास मौजूद सोल्जर को जान से मारता है और बाद में उन वर्कर्स को सिक्योर करके अपने साथी के हाथ में भी शूट कर देता है ताकि मिन के साथी के ऊपर किसी को शक न हो। इसके बाद अगले दिन मिन वॉल को गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करवाने ले जाता है, क्योंकि अगले राउंड में उसे गाड़ी चलानी थी, पर वॉल पहले से ही अच्छी गाड़ी चलाना जानता था, क्योंकि बीच में उसे एक बार सरवाइव करने के लिए गाड़ियां चुराकर अपना गुजारा करना पड़ा था। खैर अब दूसरे राउंड वाले दिन पर सभी कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें एक गाड़ी और एक पार्सल दिया जाएगा, जिसे लेके उन्हें सेफली फिनिश लाइंस तक पहुंचाना है और रास्ते में उनके ऊपर हंटर्स हमला करेंगे, जिन्हें गाड़ी में रखे हथियारों से जान से भी मारा जा सकता है। और इस राउंड को सबसे पहले जो 2 बंदे फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे, लास्ट मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में होगा। अब ये कॉम्पिटिशन उन हंटर्स के लिए भी था, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी हंटर प्लेयर से पार्सल छीनने में कामयाब हो जाता तो उसे जेल से रिलीज कर दिया जाता। खैर अब रेस जैसे ही चालू होती है तो सब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान हंटर्स भी पीछे से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गए थे। तब वॉल और बाकी कंटेस्टेंट्स तो कुछ हंटर्स को जान से भी मार देते हैं और वॉल अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल्स के कारण मुसीबतों से बचकर आगे निकलता जाता है। तभी रियो मुसीबत बढ़ाने के लिए पास में मौजूद कुछ बिल्डिंग्स में बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे वो बिल्डिंग गाड़ियों के सामने गिरने लग गई थी। इससे बस 4 गाड़ियां बचती हैं, जिनमें से एक गाड़ी वॉल की थी। उनमें से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है और तभी 2 बाइक सवार हंटर्स वॉल की गाड़ी पे भी बुरी तरह हमला करते हैं। उस दौरान वॉल उन दोनों का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन तभी एक हंटर की गाड़ी उसे भी टूटी हुई बिल्डिंग के मलबे की तरफ ढकेलने लगती है, पर इस बार भी वॉल जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो वापस से ट्रक पर आया, वैसे ही एक हंटर की गाड़ी उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है और वॉल की पूरी गाड़ी काफी बार पलटकर बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वॉल गेम जीतकर अपने पैकेज को सुरक्षित फिनिश लाइन तक लेके जा पाएगा या फिर हंटर्स के हाथों मारा जाएगा? और अगर वो जिंदा बचकर ब्लैक नाइट बन भी जाता है तो भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रियो को पता चलेगा कि वॉल वही म्यूटेंट है जिसको वो इतने समय से ढूंढ रहा है, तो रियो वॉल को पकड़ने के लिए क्या करेगा? माफ करना, वीडियो को बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पार्ट की जगह दूसरे पार्ट में दूंगा, पर क्या आप इसके दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं और क्या आपको इसकी कहानी पसंद आ रही है? कमेंट करके इस बारे में जरूर बताना कि पार्ट 2 या फिर न्यू सीरीज हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करते हैं तो उन 100 लोगों के लिए भी जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट चैनल पर लेके आना मेरी जिम्मेदारी है और वीडियो को हाइप करना आप लोगों की। तो जल्दी वीडियो को हाइप करो और मैं इस कहानी को यहीं पर खत्म करता हूँ।